दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों समय-समय पर हम देश के कुछ महत्वपूर्ण लेखकों, टिप्पणीकारों और वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत करते हैं, खास चर्चा और खास चर्चा में उस समय के जो बड़े राष्ट्रीय सवाल हैं, बड़े राष्ट्रीय सामाजिक राजनीतिक सवाल, उन पर अपने मेहमानों की राय लेते हैं। आज हमारे साथ खास चर्चा में मौजूद हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार, लेखक आशुतोष। आशुतोष जी, धन्यवाद। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से सत्ता पक्ष फिर से कोशिश कर रहा है कि 240 से वो 303 की मानसिकता में वो अपने को पेश करना चाहता है और इसके लिए वो कोशिश भी कर रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी कोशिश दिखाई दे रही है। मेरा पहला सवाल इसी राजनीतिक परिदृश्य पर है कि क्या आपको वाकई लगता है कि पिछले कुछ सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी झेप थोड़ी-सी कम की है, अपना फ्रस्ट्रेशन कुछ कम किया है, फिर से रीशेप कर रहा है, वो एक नए आकार को ग्रहण करना चाहता है और राहुल गांधी की अगुवाई में जो विपक्ष आक्रामक दिखाई दे रहा था, उससे मुठभेड़ की मुद्रा में है। उन्होंने जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ एमपीज़ को तोड़ा है, कुछ बड़े नेताओं को अपने साथ जोड़ा है। अगर देखिए तो कुछ और नेता आने वाले हैं, जिन्होंने अपनी-अपनी पार्टियों से इस्तीफे दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि वो भी बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। तो इस परिदृश्य को आप कैसे व्याख्यायित करेंगे? मेरा पहला सवाल परिदृश्य पर है। देखिए उर्मिलेश जी, इस वक्त जो परिदृश्य है मैं उसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं देखता हूं। मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी इस वक्त 4 तरीके के दबाव से गुजर रही है। जो सबसे बड़ा दबाव है वो है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी नाम के इस नया जो जीव पैदा हुआ उससे कैसे निपटे, और वो उसकी वजह से बहुत खींच में है। दूसरा, आरएसएस की तरफ से इस वक्त काफी दबाव है उनके ऊपर, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो भी नहीं समझ पा रहे कैसे इससे निपटे। तीसरा, इस वक्त उनके सहयोगियों की तरफ से उनके ऊपर दबाव है। लगातार कास्ट सेंसस के ऊपर चिराग पासवान जिस तरीके से बोल रहे हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार बोल रहे हैं। और चौथा दबाव जो है वो एक दूसरे तरीके का दबाव ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा इस वक्त जिस तरीके से आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मोदी बाद के बीजेपी में अपनी जगह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये 4 चीजें एक साथ इस वक्त हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि राहुल गांधी से कैसे निपटें, किस तरीके से डील करें। विपक्ष वाकई में बहुत आक्रामक है। कास्ट सेंसस के मसले पर वो फंसी हुई है, और जिस तरीके से शिवाजी की तस्वीर जब गिरी महाराष्ट्र के अंदर, उस पर जिस तरीके से विपक्ष ने हमला किया, तो प्रधानमंत्री को वहां जाके बाकायदा माफी मांगनी पड़ी। उनका मैं माफी मांगता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वभाव नहीं है। अगर आप अतीत में जाके देखें कब उन्होंने आखिरी बार माफी मांगी, तो आपको पता चलेगा कि शायद उन्होंने कभी भी माफी नहीं मांगी। लेकिन जाके पब्लिकली माफी मांगने की बात करना, ये उनकी कमजोरी का। हालांकि उन्होंने गरजते हुए माफी मांगी। हाँ, वो ठीक है। जो सबसे बड़ी चिंता का प्रश्न है वो ये है कि आरएसएस के साथ अपने रिश्तों को कैसे बेहतर करें। और क्या वो, क्योंकि अभी तक 10 साल तक उनको विपक्ष की परवाह नहीं थी, उनको आरएसएस की परवाह नहीं थी, उनको सहयोगी दलों की परवाह नहीं थी, उनको किसी भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे नेता की कोई परवाह नहीं थी। अब अचानक ये सारी चीजें एक साथ इकट्ठा हो गई हैं, तो उनको वाकई में समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इन सब चीजों को हैंडल करें। और ये जो कंफ्यूजन है कि वो 303 की तरीके से बिहेव करे या 240 की तरीके से बिहेव करे, या वो ये मान के चले कि गठबंधन की सरकार है, या फिर वो ये भी जताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार है। और नरेंद्र मोदी जो है वो देश के बहुत बड़े नेता हैं, जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे बड़े प्रधानमंत्री जो तीसरी बार बने हैं। तो इसके बीच में सामंजस्य की कमी, इसके बीच में हार्मोनाइजेशन की कमी मुझे दिखाई पड़ती है। इस वजह से बीजेपी कभी अत्यंत उग्र राष्ट्रवाद के कदम पर चलने की कोशिश करती है, जैसे वक्फ बोर्ड का सवाल है, अचानक उसको लेकर जिसके लाने की कोई जरूरत नहीं थी, या फिर अचानक आप लेटरल रिक्रूटमेंट की बात करने लगते हैं, फिर उसको आपको वापस लेना पड़ता है। और तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं। और फिर आप देखते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा किस तरीके से वो कहते हैं कि मुसलमानों का जो रजिस्ट्रेशन है, शादी का रजिस्ट्रेशन है, वो अब काजी नहीं करेंगे, वो सरकारी तौर पर होगा। या उत्तर प्रदेश में आप चले आइए तो वहां वो
केंद्र की सरकार जो है वो ब्रॉडकास्ट ड्राफ्ट को वापस करती है और वो दूसरे फॉर्म में ब्रॉडकास्ट ड्राफ्ट को अपने पास लेके आते हैं। तो क्या केंद्र की बीजेपी, उत्तर प्रदेश की बीजेपी में कोई समन्वय है या समन्वय नहीं है? इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एक बहुत बड़े कंफ्यूजन के दौर से गुजर रही है और उसको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि आगे का रास्ता क्या होगा, और यहां से रास्ता निकालने की कोशिश में शायद वो और दलदल में फंसते हुए दिखाई पड़ रहे मुझे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह पहले ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो टॉप नेतृत्व है, खासकर मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी को भी जोड़ लीजिए, तो ये लोग जिस तरह से योगी महाराज को उत्तर प्रदेश से बाहर करना चाहते थे, हटाना चाहते थे, तो अब ये लगभग फाइनल हो गया है कि आरएसएस के इंटरवेंशन के बाद या आरएसएस की जो मजबूत पकड़ है इस वक्त पूरी पॉलिटिक्स पर कमजोर होने के कारण मोदी और शाह के, कि अब योगी किसी कीमत पर नहीं जाएंगे और योगी को आरएसएस की पूरी बैकिंग है। तो ये क्या चीजें स्पष्ट हो गई हैं? देखिए, ये वैसे तो ये भविष्य के बारे में किसी तरीके की भविष्यवाणी करना खतरे से खाली कभी भी नहीं होता है, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता आरएसएस को यह बात समझ में आ गई है कि नरेंद्र मोदी अपनी इनिंग्स लगभग खेल चुके हैं। वो तीसरी बार प्रधानमंत्री है, 73-74 साल की उनकी उम्र हो गई है, 5 साल बाद वो 78-79 हो जाएंगे। तो उनको भविष्य में रखकर अब आरएसएस को योजना नहीं बना सकता है। अगर उसको भविष्य की योजना बनानी है, जैसा कि आरएसएस हमेशा करता है, तो वो आने वाले 25 साल की राजनीति क्या होगी, उनका नेतृत्व कौन करेगा, उनके मुद्दे कौन होंगे, ये वही व्यक्ति कर सकता है जो उम्र में कम से कम 20 साल छोटा हो। उस पैमाने पर अगर आप देखें तो योगी आदित्यनाथ उस पैमाने पर दिखाई पड़ते हैं। उस पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो आपको देवेंद्र फडणवीस भी दिखाई पड़ते हैं, जो उम्र में कम है, एक बार के मुख्यमंत्री, एक बार के डिप्टी सीएम है, और उनका नाम बीच बीच में पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर भी चलता रहा है। 50 की उम्र में है, 50, 52, 55 की उम्र में है वो इस वक्त। तो ऐसे नेताओं के ऊपर वो दांव लगाना चाहेगी जो बीजेपी को आगे लेके जा सके और जिनके इर्द गिर्द एक कोर को डेवलप किया जा सके। वो स्थिति मुझे दिखाई पड़ती है। जब उस संदर्भ में मैं देखने की कोशिश करता हूं तो मैं पाता हूं कि योगी आदित्यनाथ को फिलहाल हटाना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए आज की तारीख में, बीजेपी भले ही चाहे, अमित शाह, नरेंद्र मोदी भले ही चाहे, लेकिन उनको हटाना इतना आसान बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, योगी आदित्यनाथ कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर दे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर रसातल में चली जाए तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। फिर तो उनका बने रहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि उनको हटाया जा सकता है या उनको हटाने की कोई भी तरकीब कामयाब होगी। आपने दो बड़े महत्वपूर्ण नाम लिए भारतीय जनता पार्टी के, देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ, क्योंकि जैसे बुलडोजर, अब बुलडोजर एक प्रतीक हो गया है उनके रामराज का। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस हैं जो बहुत ही, जिनको अगर मैं देहाती हिंदी में कहूँ तो उनके बारे में माना जाता है कि बहुत कायापन उनमें है, बहुत श्रूड है, बहुत तेज है, और हर तरह के छल प्रपंच को भी राजनीति के अपने दायरे में वो शरीक करते हैं, शामिल करते हैं, सोफिस्टिकेटेड है ऊपर से देखने में। तो इन दोनों में कौन नेता आपके मुताबिक आज के भारत का आरएसएस के हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से ज्यादा पसंदीदा होगा मोहन भागवत जी के लिए, इन दोनों में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरएसएस का जो एजेंडा है वो तो हिंदुत्व को आगे लेके जाना है, हिंदुओं को एकजुट करना है, हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ाना है, और उसमें आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ का कहीं कोई सानी नहीं है। वो उनकी तुलना में कोई भी व्यक्ति इस वक्त ऐसा नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि वो हिंदुत्व के इस वक्त प्रतीक पुरुष हैं। नरेंद्र मोदी थे, नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी रहेंगे। उनकी लोकप्रियता थोड़ी बहुत कम 19-20 हो सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी आज भी भारतीय जनता पार्टी देश के बहुत बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो भविष्य नहीं हो सकते भारतीय जनता पार्टी का, ये आरएसएस अच्छी तरीके से जानती है। तो जो, और आरएसएस ने हमेशा एक काम किया कि उन्होंने डुअल लीडरशिप हमेशा खड़ा करने की कोशिश की है। अटल आडवाणी की लीडरशिप थी, जब शुरू हुआ था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की जोड़ी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु जल्दी हो गई, इसलिए वो जोड़ी बहुत आगे नहीं जा पाई। लेकिन उसके बाद अटल और आडवाणी की जोड़ी आई, अटल आडवाणी के बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी आई, 10 साल तक उससे चला है। तो मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को अगर आगे लेके जाना है तो एक नई जोड़ी को इजाद करना पड़ेगा। वो नई जोड़ी, उसमें योगी आदित्यनाथ एक बहुत ही इंटीग्रल एलिमेंट हो सकते हैं और होंगे जैसा मुझे लगता है। और उनके साथ साथ जो देवेंद्र फडणवीस हैं, वो जो उनका जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है, जो वो बहुत पॉलिटिकल आदमी है, बहुत, इस देश में बहुत कम लोग हैं जो इतने पॉलिटिकल, वो बहुत ही पॉलिटिकल आदमी है, हर वक्त पॉलिटिक्स के बारे में सोचते रहते हैं। और अगर देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ का की अगर जोड़ी, एक जुगलबंदी अगर हो,
तो ये बीजेपी को आने वाले 15-20 साल की राजनीति को आगे ले जा सकती है, जिसमें दोनों की उम्र इस वक्त उनके साथ है, दोनों अपने अपने क्षेत्र के कामयाब लोग हैं। देवेंद्र फडणवीस नागपुर से आते हैं और साथ ही साथ आरएसएस के बड़े करीब लोग माने जाते हैं, दूसरी पीढ़ी के वो आरएसएस के बड़े नेता हैं। योगी आदित्यनाथ पूर्णतः आरएसएस से तो नहीं है, लेकिन वो हिंदुत्व का जो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसका सामना आज की तारीख में बीजेपी में कोई नहीं कर सकता है। तो योगी आदित्यनाथ लाइक अ नरेंद्र मोदी ऑफ द फ्यूचर एंड देवेंद्र फडणवीस एज अ अमित शाह ऑफ द फ्यूचर। ओके, तो लेकिन पिछले चुनाव में ही देखा जा चुका है कि जो योगी ब्रांड जो हिंदुत्व है उसकी चमक हो सकता है आरएसएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगे, लेकिन जनता में उसकी चमक बहुत धीमी पड़ गई है और उसमें धुंधलापन आ गया है। सीटों के हिसाब से भी देख लीजिए, लोकप्रियता के हिसाब से भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में वो बिल्कुल साफ नजर आता है। इस समय आरएसएस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज जो उत्तर भारत है उसके वो नहीं है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो दक्षिण को अपने साथ कैसे लाए। क्या योगी जी जो गेरुआ वस्त्रधारी नेता हैं और जिनके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, जो जैसे मैंने बुलडोजर वाली बात कही, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, क्या वो साउथ में आरएसएस और बीजेपी को उस तरह ले जा पाएंगे जैसे कि कारपोरेट समर्थित एक बड़ा जो राजनीतिक युगल है, युग्म है, जिसको कि आप मोदी और शाह के रूप में देखते हैं, जिसको कारपोरेट का प्रचंड समर्थन रहा है, सिर्फ हिंदुत्ववादी ब्रांड पॉलिटिक्स का नहीं, वो जितना दक्षिण में कोशिश उसने की है और सबसे कामयाब कोशिश इस दौर में ही हुई है। अटल और आडवाणी के मुकाबले भी आज के दौर में दक्षिण में ले जाने की कोशिश आज हुई है। क्या योगी वो काम कर पाएंगे, आपको लगता है? नहीं, देखिए, बजाय व्यक्ति के अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि क्या आरएसएस दक्षिण भारत में कामयाब हो सकता है, अगर इस सवाल को अगर हम उठाकर देखने की कोशिश करें तो अगर आप देखें तो वो काफी हद तक कर्नाटक में तो कामयाब है, इसमें कोई दो राय नहीं। तेलंगाना में भी उनकी जमीन धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। आंध्र प्रदेश के अंदर अभी कुछ वैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। तमिलनाडु और केरल में बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन उस पर नहीं है। केरल और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये वो 3-4 राज्य हैं जहां पर जो वहां की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वो उत्तर भारत की सामाजिक पृष्ठभूमि से बहुत अलग है। वहां पे दलित और पिछड़ों का जो आंदोलन है, जो एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट है, वो बहुत स्ट्रांग रहा है। वहां पे पेरियार जैसे नेता रहे हैं जिन्होंने खुलेआम ब्राह्मण जो सिस्टम है उसका उन्होंने विरोध किया था। तो ये जो सामाजिक प्रश्न, दूसरी बात क्या है कि वहां की जो आबो हवा है वो उत्तर भारत की तुलना में कम सामंती है। उत्तर भारत काफी सामंती है और जो सामंती समाज होता है उसमें इस तरीके के विचारों की ग्राह्यता बहुत बेहतर तरीके से उसकी ग्राह्यता बनती है। कर्नाटक के अंदर अगर आप देखें एक अपवाद जरूर वहां दिखाई पड़ता है और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कामयाब भी है, तो कर्नाटक थोड़ा अपवाद है। लेकिन केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि वेदर योगी रहें या ना रहें उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, मुझे नहीं लगता। हाँ, वहां से अगर कोई नेता वहां से निकले जो उत्तर भारत के हिंदुत्व को दक्षिण भारत के हिंदुत्व से जोड़ने की कोशिश करे और उस हिसाब से परिष्कृत करने की कोशिश करे, तब जरूर उसमें फर्क पड़ सकता है। अभी आपने आरएसएस के प्रयासों की बात की, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक भी उसकी हो रही है और वो आरएसएस ने इसका जो वेन्यू रखा है दक्षिण भारत रखा है। तो आरएसएस आज की तारीख में क्या सोच रहा है आपके हिसाब से? देखिए, आरएसएस के सामने आज की तारीख में 2 चुनौती है। पहली चुनौती यह कि नरेंद्र मोदी जिस हद तक भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जा चुके और हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ा पाए, उसको अब नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जाया जाए, ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि चूंकि उम्र उनकी हो चुकी है और अब उनके आधार पर भविष्य की संरचना नहीं कर सकते हैं, तो भविष्य की संरचना करने के लिए आपको नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार करनी पड़ेगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं का नाम आ सकता है। दूसरा, आज की तारीख में जो दूसरी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है वो है कि मंडल 3 जिस तरीके से खड़ा हुआ है, कि मंडल की पॉलिटिक्स को जिस तरीके से राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया है, जिस तरीके से अखिलेश यादव तेजस्वी खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसने एक चुनौती बीजेपी के सामने रख दी है कि वो अब जाति की राजनीति को अपने हिंदुत्व के एजेंडे में कैसे उसके साथ सामंजस्य बनाए, उसको कैसे हार्मोनाइज कराएं। ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने है, क्योंकि आरएसएस अपनी विचारधारा में ये मानती है कि जो हिंदू पिछले 1200 सालों में जो पहले मुसलमानों का और उसके बाद क्रिश्चियंस का जो गुलाम बना,
और हिंदुत्व की जो जो अस्मिता वो खतरे में पड़ी, उसका बड़ा कारण ये था क्योंकि हिंदू समाज के अंदर एक दुर्बलता आ गई थी और इसलिए उस हिंदू समाज को संगठित करने की जरूरत है। और जाति जाति का जो सवाल है, जो कास्ट सेंसस का सवाल है, ये दरअसल वो उनको उनकी उनकी थीसिस के हिसाब से ये हिंदुत्व के एक होने के प्रोजेक्ट को कमजोर करता है। इसलिए उनके सामने ये सवाल, अब एक तरफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ उनका आइडियोलॉजिकल प्लैंक है। आइडियोलॉजिकल प्लैंक पर अगर वो चलते हैं तो फिर वो जाति आधारित राजनीति से अपने आप को बेदखल कर देते हैं, और अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में चलते हैं तो जो विचारधारा का जो सवाल है वो पीछे रह जाता है। अब इन दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो सबसे बड़ी कामयाबी थी वो यही थी कि उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे रखते हुए उसको मंडल की पॉलिटिक्स से जोड़ने की कोशिश की थी, और दलितों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, पिछड़ों का एक बहुत बड़ा हिस्सा कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के दूसरे हिस्सों में उनके साथ जुड़ा था। और वो जो जुड़ा था उसके बारे में कहा जा रहा था कि मंडल 2.0 है, और उसमें काफी हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि जिस मंडल पॉलिटिक्स ने भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की राजनीति को 1990 से लेकर 2014 तक किनारे पर रखा था, हाशिए पर रखा था उत्तर प्रदेश जैसे इलाके में, वहां पर वो 2017 में पूरी ताकत के साथ अपने बल पर सरकार बनाते हैं। 2022 में फिर वो सरकार बना लेते हैं, लोकसभा के चुनाव में 73 सीट लेकर आते हैं गठबंधन के साथियों के साथ, 2019 में 64 सीट लेकर आते हैं अपने गठबंधन के साथियों के साथ। एक बहुत बड़ी परिकल्पना को उन्होंने साक्षात करने की कोशिश की थी। अब उसमें टूटन दिखाई पड़ रही है। क्योंकि उसमें टूटन दिखाई पड़ रही है, इसलिए बीजेपी 33 सीटों पर आकर सिमट जाती है और गठबंधन के साथियों के साथ 37 सीटों पर आ जाती है। तो अब उनको एक नया फॉर्मूला इजाद करना पड़ेगा कि हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो कमजोर भी ना पड़े और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो हारे भी ना। क्योंकि एक चीज हमें मानना पड़ेगा कि जो पॉलिटिक्स है वो आरएसएस की विचारधारा को कवर फायर प्रोवाइड करती है। वो प्रमुख वो आज भी मानते हैं कि पॉलिटिक्स उनके लिए सेकेंडरी है, लेकिन आरएसएस का एजेंडा अगर आगे बढ़ना है तो राजनीति को उनको कवर फायर देते रहना पड़ेगा, उनको शील्ड करना पड़ेगा, ताकि जो उनकी नजर में जो सेकुलरवादी है उनके हमले से उसको बचा सके। ये राजनीति करती और करती रही पिछले 10 सालों में। तो मुझे लगता है कि दोनों चुनौतियां उनके सामने हैं कि कैसे कास्ट सेंसस यानी सोशल जस्टिस के पॉलिटिक्स को हिंदुत्व के एजेंडे के साथ मिला के एक नया फॉर्मूला तैयार करें, जिससे कि हिंदुत्व कमजोर भी ना पड़े और जाति का जो सवाल है वो भी उसमें संतोषजनक तरीके से आ जाए। तो क्या आपको लगता है कि आरएसएस की ये जो बैठक हो रही है, जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स की ओर से, तो क्या इसमें कास्ट सेंसस का प्रश्न आरएसएस वाकई माथापच्ची उस पर कर रहा है और वो बीजेपी को फिर डायरेक्ट करेगा कि भाई आपको क्या करना चाहिए? देखिए, इतने बड़े लोगों की भीड़ में तो शायद इस पर उतनी चर्चा ना हो, लेकिन आरएसएस की जो टॉप लीडरशिप है, जो 10 बड़े लोग हैं वहां के, वो जरूर इस पर चर्चा कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे लगता है कि उसको हार्मोनाइज करने की कोशिश वो जरूर कर रहे होंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि बीजेपी ने एक बिल्कुल नया प्रयोग किया था, जो एक जमाने में कांशीराम ने किया था, कि वो हर जाति के छोटे छोटे आइकॉन्स को खड़ा कर रहे थे, उनके नाम पे मेले किए जा रहे थे। पेरियार का मेला होता था और तमाम लोगों के मेले होते थे। उसी तरीके से इन्होंने हर जगह पे आरएसएस जो थी और बीजेपी थी, उसने हर गांव जिले के जो छोटे आइकन्स थे छोटी छोटी जातियों के, उनको बड़ा करके दिखाने की कोशिश की, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन जब से ये संविधान का सवाल खड़ा हो गया है, तब से उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे इससे छुटकारा पाए। तो एक तो मुझे लगता है कि उनको ये स्पष्ट तौर पर कहना पड़ेगा कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ओबीसी आरक्षण हो या दलित आरक्षण हो या आदिवासी आरक्षण है। और इस पर जो संशय क्रिएट हो गया है, जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, जब तक वो दूर नहीं होगा तब तक ओबीसी और दलित समाज पूरी तरीके से उनके साथ जुड़ेगा, मुझे इसमें संदेह है। तो इसलिए वो फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आरएसएस की खासियत यह भी है कि फौरन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है, वो फैसले लेने में वक्त लेती है और सारे कंसल्टेशन करने के बाद ही कोई फैसला लेती है। तो मुझे लगता है कि यह उस दिशा में उठाया गया पहला कदम होगा, जो प्रतिनिधि सभा की बैठक है। अब आने वाले दिनों में कैसे उसको पैन आउट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। दो प्रश्न इससे जुड़े हैं और ये मैं समझता हूं कि आप इन पर संजीदा ढंग से अपनी बात कह सकते हैं। और एक ये कि हम सितंबर के पहली तारीख को बात कर रहे हैं, सितंबर महीने में संभवतः जातिवार जनगणना हो न हो, इस पर फैसला करना ही पड़ेगा सरकार को, क्योंकि सरकार ने
ब्यूरोक्रेसी को इंडिकेट किया है कि जो जनगणना, राष्ट्रीय जनगणना का जो एजेंडा है वो बहुत पीछे चला गया है, हमें उसको करना है। तो राष्ट्रीय जनगणना का अगर नोटिफिकेशन जारी होता है सितंबर में और उसको आप 25 तक ले जाएंगे, 2025 में उसको फाइनल करेंगे, तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि वो जनगणना कैसे होगी। वो राष्ट्रीय जनगणना में जाति काउंट नहीं की जाएगी, केवल एससी एसटी और माइनॉरिटी काउंट होगी जैसा पहले होता था, या अपर कास्ट भी काउंट होगा, ओबीसी भी काउंट होगा, क्या होगा? तो क्या आपको लगता है कि सितंबर महीना इतना बड़ा चैलेंज के रूप में सामने आ रहा है बीजेपी आरएसएस के लिए कि वाकई दोनों संगठनों के लिए, दोनों धड़ों के लिए बहुत मुश्किलें पैदा होने जा रही हैं? तो आप कांग्रेस से तो लड़ सकते हैं, अखिलेश से तो लड़ सकते हैं, आरजेडी से आप लड़ सकते हैं, पार्टियां तोड़ सकते हैं, लेकिन उस अवाम का क्या करेंगे जो 60% से ऊपर है और जो बार बार कह रही है कि उसको जातिवार जनगणना चाहिए? बहुत बड़ी चुनौती इनके सामने, और इसका क्या रास्ता होगा मैं तो अभी नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा है कि उनको ये फैसला तो करना पड़ेगा कि जो भी जनगणना करेंगे वो जातिवार जनगणना कैसे हो। अगर वो जातिवार जनगणना उसमें नहीं जोड़ते हैं तो फिर उनको अपने सहयोगी दलों का आक्रोश भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि चिराग पासवान साफ तौर पर कह रहे हैं जाति कास्ट सेंसस आपको करवाना पड़ेगा। नीतीश कुमार भी इस बारे में बातचीत करें लगातार, और विपक्ष का लगातार दबाव भी उनके ऊपर है। तो ये बड़ा सवाल है, अब यही देखने वाली बात होगी कैसे उसको वो उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। आप बीजेपी आरएसएस को ज्यादा बेहतर समझते हैं, नहीं, आपको क्या लगता है इसको कैसे वो एड्रेस करेंगे? मेरे पास इस सवाल, हाँ मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर उनको जातिवार जनगणना करानी पड़ेगी। अब वो कैसे, क्या रास्ता निकालते हैं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि आज की तारीख में जो संदेश गया है वो संदेश है कि ओबीसी तबका इस देश में करीब 40 से 45% है। दलित तबका का ऑलरेडी का सेंसस हो ही रहा है। तो क्या वो 40-50% की आबादी को इग्नोर करके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल। मुझे लगता है नहीं कर सकते हैं, इसलिए देर सवेर उन्हें कास्ट सेंसस किसी न किसी तरीके से करानी पड़ेगी। जी, लेकिन अभी जो वर्गीकरण और क्रीमी लेयर, इन दोनों पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस पर सरकार ने तो ये कह दिया दबे स्वर में ही सही कि भाई हम क्रीमी लेयर को नहीं आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन वर्गीकरण पर वो बिल्कुल खामोश है और माना यह जा रहा है कि उस पर वो अमल करने जा रही है। और इस पर भी जो एससी एसटी बिरादरी है उसमें बहुत आक्रोश है। कुछ एक तबके जरूर उसके पक्ष में है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा पूरे देश में उसके विरोध में है। तो ऐसे में पॉलिटिक्स का शेप क्या होगा, आकार क्या होगा इनके, अगर ये चुनाव में हार जाते हैं या अच्छा इनका रिजल्ट नहीं आता है? तो देखिए, इस देश की राजनीति तो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स पर ही चलेगा। वो हिंदुत्व की एक रेखा 2024 के चुनाव ने खींच दी है। इससे ज्यादा आप इस्लामोफोबिया फैला के अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बाद की सीमा तो मुझे नहीं मालूम क्या हो सकती है, लेकिन आप जिस हद तक आपको जाना था उस हद तक आप चले गए। तो ये तो हिंदुत्व की एक लक्ष्मण रेखा खिंच गई है। अब इस हिंदुत्व की लक्ष्मण रेखा को खींचने के बाद अगर आप ओबीसी तबके को नाराज कर देते हैं तो जाहिर सी बात है हिंदुत्व का पूरा प्रोजेक्ट ही आपका खंडित हो जाएगा। इसलिए इनको कास्ट सेंसस करवाना ही पड़ेगा। आज कराएं, 2 साल बाद कराएं, 3 साल बाद कराएं, एक अलग तरीके का प्रश्न है। जहां तक चुनाव हारने की बात है तो उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी डिलीवर नहीं कर पाई है। इकोनॉमी के सवाल पे डिलीवर नहीं कर पाई है, बेरोजगारी के सवाल पे डिलीवर नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी की अपनी लोकप्रियता में कमी आई है। अभी जो हाल में सीएसडीएस का सर्वे आया है वो साफ तौर पे कहता है कि राहुल गांधी 27% के साथ लोकप्रिय हैं और नरेंद्र मोदी 41% के साथ लोकप्रिय। तो राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी के करीब पहुंचते जा रहे हैं। और अगर ये डिलीवरी, अगर उनकी मैकेनिज्म अगर ठीक नहीं हुआ, अगर और डिलीवर नहीं कर पाए, तो फिर राहुल गांधी और उनके बीच का जो फर्क है वो बहुत जल्दी मिट भी सकता है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे इलाकों में नरेंद्र मोदी की तुलना में आज राहुल गांधी ज्यादा लोकप्रिय हैं, ये सीएसडीएस का सर्वे कह रहा है। तो सवाल महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की जो अपनी उपयोगिता थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर, आरएसएस को लेकर, अब उसकी उपयोगिता लगभग खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब अगर आज बीजेपी आरएसएस को आगे बढ़ना है तो या तो नरेंद्र मोदी को अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा या फिर बीजेपी आरएसएस को अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पिछले 1 साल में अपने आप को रीइन्वेंट किया, ये वो कांग्रेस पार्टी नहीं है।
ये वो कांग्रेस पार्टी है जो एग्रेसिव है, ये वो कांग्रेस पार्टी है जो आरएसएस की 50% की जो सीमा है उसको तोड़ने की बात करती है, ये वो बीजेपी है, ये वो कांग्रेस पार्टी है जो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात करती है, ये वो कांग्रेस पार्टी है जो कास्ट सेंसस की बात करती है, जबकि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी दोनों ही विरोध कर चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो चिट्ठी तक लिखी थी और राजीव गांधी ने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इसका विरोध किया था। तो उनको अपने आप को री इन्वेंट करना, जब उन्होंने अपने आप को री इन्वेंट किया तब देश का एक तबका उनकी तरफ जुड़ा। तो अब पुराने नारों के आधार पर सिर्फ इस्लामोफोबिया फैला के या नफरत फैला के अब आप राजनीति को, हिंदुत्व के एजेंडे को एक सीमा के आगे नहीं ले जा सकते, ऐसा मेरा मानना। हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको अब नए सिरे से हिंदुत्व के का जो एजेंडा है, नए सिरे से उसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी। आशुतोष जी, आपने हमारे सवालों का बहुत ही विस्तार से और बहुत गहराई के साथ जवाब दिया। मैं समझता हूं कि हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को जरूर इस पर न केवल एक तथ्यात्मक बात केवल नजर आएगी, बल्कि उनको सोचने के लिए प्रेरित करेगा आपकी ये बात। और हम लोगों की चर्चा का यहीं पर हम समापन करते हैं। भविष्य में भी आपसे हम तमाम विचारोत्तेजक सवालों पर ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।